दिस इज जोसेफ जॉन और आज हम 10th स्टैंडर्ड सीबीएसई टेक्स्ट बुक फर्स्ट फ्लाइट का एक पोम पढ़ने वाले हैं दैट इज डस्ट ऑफ स्नो विच इज रिटन बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट. Before getting into the poem, we have to understand the mood of the poem. First of all, imagine that there is a person. He is sad. Everything in his life seems gloomy, in darkness. He has lost all his hope. He is in despair. And in this mood of sadness, he goes out in the snow, and in the snow-covered region, he goes towards a hemlock tree and sits beneath a hemlock tree. और ये जो hemlock tree है, इसके नीचे बैठकर वो जो अपने इमोशंस है उस इमोशंस के बारे में सोच रहा होता है. एक इंसिडेंट होता है उसके लाइफ में और वो इंसिडेंट के बारे में सोचकर वो बहुत ज्यादा नेगेटिव होकर वहां पे उन्हीं सारी चीजों के बारे में सोच रहा होता है. और यहाँ पे हमारा पोम स्टार्ट होता है और ये जो पोम है ये 8 लाइन्स का पोम है. एंड द फर्स्ट 4 लाइन सेज, द वे अ क्रो shook down on me the dust of snow from a hemlock tree. So this person, that is Robert Frost, is sitting beneath the tree और वो कह रहा है कि एक क्रो है और उसने जिस तरीके से डस्ट ऑफ स्नो जो कि हेमलॉक ट्री के ऊपर था वो डस्ट ऑफ स्नो को मेरे ऊपर गिरा दिया, हैज गिवन माई हार्ट अ चेंज ऑफ मूड. सो हियर ही इज सेइंग कि ये जैसे ही डस्ट ऑफ स्नो मेरे ऊपर गिरा, रॉबर्ट फ्रॉस्ट के ऊपर गिरा, तो ही सेइंग दैट जैसे ही वो चीज गिरा इसका जो मूड जो कि नेगेटिव थॉट प्रोसेस में था वो सारा मूड चेंज हो गया. इट गिव अ चेंज टू माई हार्ट एंड सेव्ड सम पार्ट ऑफ द डे आई हैड रूड. रूड का मतलब होता है टू हेल्ड इन रिग्रेट. हम लाइफ में बहुत सारे जब भी इंसिडेंट होते हैं तो बहुत सारे इंसिडेंट में हम लोग करते क्या है, वी होल्ड इट, हम उसको मन में लेकर सैड हो जाते हैं. तो वैसे ही वो कह रहा था कि जो मेरा डे था वो डे में मैंने कुछ चीज़ों को होल्ड करके रखा था और वो जो नेगेटिव थॉट प्रोसेस था वो नेगेटिव थॉट प्रोसेस मेरे मन से चला गया. चाहे ही ये 8 लाइन का बहुत सिंपल तरीके से लिखा गया हुआ पोएम है बट इट हैज लॉट्स ऑफ इन डेप्थ मीनिंग. लेट अस अंडरस्टैंड दोज इन डेप्थ मीनिंग. द फर्स्ट थिंग is the mention of 2 things, that is, first is the crow and the second is the hemlock tree. The crow, पुराने जमाने में प्रिमिटिव टाइम में क्या होता था, क्रो को ऐसा माना जाता था दैट क्रो इज द हार्बिंगर ऑफ नेगेटिव इमोशंस और एल्स नेगेटिव ओमन्स. क्रो का आना मतलब एक ऐसी चीज मानी जाती थी कि दैट अ मैसेंजर हैज कम. हार्बिंगर मीन्स अ मैसेंजर. So a crow is a messenger of negative thought process. और यहाँ पे ये जो क्रो है ये क्रो क्या करता है, उसके नेगेटिव थॉट प्रोसेस को पॉजिटिव बना देता है. तो हम बहुत सारे चीजों को मन में लेकर चलते हैं कि जैसे जैसे बहुत सारे सुपरस्टिशियस है जिसको हम बिलीव करते हैं, जैसे कि बिल्ली का रास्ता काट जाना है ना. क्या बोलते हैं कि अगर बिल्ली ने रास्ता काट दिया तो वो रास्ते को अगर क्रॉस किया तो फिर क्या होगा, कुछ एक्सीडेंट हो जाएगा, तो वी शुडेंट क्रॉस. तो ऐसे जो सुपरस्टिशियस बिलीव्स है वैसे ही एक सुपरस्टिशियस बिलीव है कि क्रो नेगेटिविटी ही लाता है. बट यहां पे क्या हुआ, द डस्ट ऑफ स्नो वो जैसे ही गिरता है इसके ऊपर एक पॉजिटिव थॉट प्रोसेस क्रिएट हो जाता है और वो अपने मूड को चेंज कर देता है, नेगेटिव थॉट प्रोसेस से पॉजिटिव थॉट प्रोसेस में आ जाता है. द सेकेंड इज द हेमलॉक ट्री. और हेमलॉक ट्री को भी नेगेटिव ही माना जाता है बिकॉज इट इज अ पॉइजनस ट्री. यहां हमें यह भी समझना है कि ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं जिन्हें हम पॉइजनस मानते हैं और कभी कभी वही हमारे जिंदगी में खुशी दे जाते हैं. वी हैव टू गो टुवर्ड्स दोज नेगेटिव पीपल ऑल्सो. समटाइम्स दे विल बी द रीजन ऑफ योर हैप्पीनेस, दे विल बी द रीजन ऑफ योर change of mood. The third thing is the dust of snow,
We have to understand that this dust of snow symbolizes the joy in our life. ये डस्ट ऑफ स्नो जैसे ही इसके शरीर पे गिरता है, वो सारे नेगेटिव थॉट प्रोसेस को भूल जाता है, नेचर से कनेक्ट होता है और एक पॉजिटिविटी की तरफ आ जाता है. द फोर्थ थिंग इज द रोल प्लेड बाय द नेचर. कभी कभी हम जब अपने आप को नेचर के पास ले जाते हैं तो नेचर ही हमें रिफ्रेश कर देता है, हमारे वो नेगेटिव टेंशन्स को खींच लेता है. कभी कभी हमें अकेला होकर नेचर की तरफ जाना भी जरूरी है. एंड द फिफ्थ एस्पेक्ट इज द चेंज ऑफ मूड. चेंज ऑफ मूड इज एन एसेंशियल एस्पेक्ट ऑफ दिस पोएम. हमारे लाइफ में बीइंग ह्यूमन बीइंग्स ऐसे बहुत सारे सिचुएशंस आएंगे जिसमें हम नेगेटिव होंगे. जैसे कि अगर आपको कोई डांट देता है, वही चीज आपको इतना बुरा लगता है और आप उसी चीज को लेकर आगे के दिन को भी खराब कर लेते हैं. किसी इंसान का लूज हो जाना, हम जब किसी इंसान को खो देते हैं तो नेगेटिव्स आता है. तो ये सारे नेगेटिव्स एक ह्यूमन बीइंग होने के कारण हमारे आसपास हमसे जुड़े रहेंगे. और इस नेगेटिविटी में भी हमें करना ये है दैट हमारे ये जो माइंड है, जो कि ह्यूमन माइंड है, इसको जैसी वो जो नेगेटिव थॉट प्रोसेस है, हमें ट्रेन करना है दैट लीव दैट नेगेटिव थॉट प्रोसेस, कम टूवर्ड्स अ पॉजिटिव थॉट प्रोसेस. एक अच्छे तरीके से एक नया रिफ्रेशिंग स्टार्ट दो. और वही चीज यहां पे भी बताया गया है कि जैसी डस्ट ऑफ स्नो उसके ऊपर गिरता है, नेचर वर्क करता है, वो जैसी उस चीज को फील करता है, वो अपने माइंड को वो अपने कंसंट्रेशन को वो नेगेटिव इंसिडेंट से हटा देता है. और अगर वो हटा नहीं पाता, उसको फिर भी होल्ड करके रखता, तो दिस इज वन ऑफ द बिगेस्ट नेगेटिव विच कुड हैव हैपेंड इन हिज लाइफ. सो इसीलिए हमें भी वो सारे नेगेटिव सिचुएशन को टर्न अप करके एक पॉजिटिव स्टैंड लेना बहुत जरूरी है. इसी को समझाने के लिए, ये जो चेंज ऑफ मूड को समझाने के लिए मैं एक बेस्ट एग्जांपल आपको देना चाहूंगा. दिस स्टोरी इज अबाउट अ बॉय हु वाज बोर्न ऑन 12th February 1809. In the year 1816, he and his family were forced to leave the house which they were living in. The condition was really very bad and this child had to take up the housework so as to move the family. Now, in the year 1818, another negative thing happened. That was he lost his mother. Can you imagine a 9-year-old child losing his mother? Living without a mother is one of the biggest curse which any person could have. In the year 1831, he failed in a business. In the year 1832, the very next year, he was working and at the same time he ran for an election and he lost the election. In the same year, he lost his job also. The very next year, that is 1833, after all these downfalls, everything, losing everything which he had, he decided to take some loan from his friend and he started up a business. And do you know what happened in the year 1833? At the end of the year, he became bankrupt. All the money which he invested was lost. In the year 1835, a positive thing was supposed to be happen. He was supposed to marry a girl whom he liked. But the same year, the girl died. In the year 1836, that is the next year, he was in complete nervous breakdown and was in bed for about next 6 months. And after this nervous breakdown, he got up and he understood that there is no one to love him, but there is a world to love too. He decided to work for the people. He had changed his vision.
he had changed his thought process and he started working for the people. In the coming years, he ran for many elections and lost many elections and won few elections. And at the end, in the year 1860, this man became the 17th President of America, and the name is Sir Abraham Lincoln. And he worked for the African Americans over there in America, and he provided them a lot of facilities which the other people didn't. So what we learn from this story is that there will be negatives, and we have to set our mind towards the positive aspects. We have to change our mood and bring our things towards the positive thing. And the sixth thing which we have to remember is this negative thought process. If we keep it with us, we will ruin the upcoming bright time, the upcoming bright future. So now with this, we will go on towards the poetic devices which are there in this poem. The poetic devices are, the first one is rhyming scheme. आपने पहले स्टैंजा में देखा होगा, जो पहले 4 लाइन है उसमें देखा होगा, जो फर्स्ट लाइन है उसका जो लास्ट वर्ड है वो है क्रो, सेकेंड लाइन का लास्ट वर्ड मी, थर्ड लाइन का लास्ट वर्ड स्नो और फोर्थ लाइन का लास्ट वर्ड ट्री. इसमें जो फर्स्ट लाइन और जो थर्ड लाइन के जो लास्ट वर्ड है क्रो और स्नो, दोनों का साउंड सेम टाइप से एंड होता है, ओ ओ. एंड वैसे ही सेकेंड लाइन का मी एंड ट्री ई ई साउंड से खत्म होता है. जब ऐसे सेम साउंड से एंड होने वाले वर्ड्स को हम कुछ पैटर्न में डालते हैं तो उस पैटर्न को राइमिंग स्कीम कहते हैं. ये राइमिंग स्कीम को बनाने का एक तरीका होता है. कैसे? जो लास्ट वर्ड में अगर हमने एक साउंड को एक लेटर, हम अल्फाबेट का एक लेटर दे देंगे, फर्स्ट लेटर ए दे देंगे, तो जैसे क्रो था, ओ साउंड से एंड हो रहा था, तो मैंने उसे अल्फाबेट का सबसे पहला लेटर ए डेजिग्नेट कर दिया. वैसे ही जो थर्ड लाइन का जो लास्ट लेटर था वो भी ओ ए ही हो जाएगा, क्योंकि वो ओ से एंड हो रहा है, साउंड ओ से एंड हो रहा है, तो वो भी ए हो जाएगा. जो सेकेंड लेटर है दैट इज मी, मी ई से एंड हो रहा है, अब हम उसे दूसरा लेटर अल्फाबेट हम उसे डेजिग्नेट कर देंगे, दैट इज बी. वैसे ही जब मैंने मी को बी दिया तो ट्री का भी ई से एंड हो रहा है, तो वो भी बी बन जाएगा. तो ये जो स्टैंजा है ये एक पैटर्न फॉलो अप कर रहा है, दैट इज ए बी. और वही सेम चीज अगर आप सेकंड स्टैंजा में देखोगे तो वहां पे भी पैटर्न फॉलो अप कर रहा है. तो इस पोएम का राइमिंग स्कीम क्या हो जाएगा? ए बी. Now the second thing which we have to understand, poetic device which we have to understand is symbolism. यहां पे हमने 2 वर्ड्स को देखा था जो कि कुछ और चीजों को सिंबलाइज करते हैं, और उसके सिंबल्स को भी मैंने आपको समझा दिया था. तो वैसे ही ये जो सिंबल्स हैं ये कुछ और चीज को सिंबलाइज करते हैं, तो इसीलिए हम इसे सिंबोलिज्म कहते हैं. किसको? हेमलॉक ट्री और जो आपका क्रो है, इन दोनों को. नाउ द थर्ड थिंग विच वी हैव टू अंडरस्टैंड इज आयरनी. व्हाट इज आयरनी? आयरनी को समझने के लिए आप बस इतना समझिए कि एक फॉल्स सिचुएशन होता है जहां पे कुछ चीजें ऐसी लगती है, अपेयर ऐसी होती है जो कि सच है, बट होता कुछ और उसका मीनिंग है. मतलब अपेयरेंस कुछ और है, दिखना कुछ और होना कुछ और. ऐसे सिचुएशन को हम आयरनी कहते हैं. यहां पे एक वर्ड रूइड, सबसे लास्ट वर्ड रूइड यूज किया गया हुआ है. रूइड का एक मीनिंग मैंने आपको समझा दिया था, दैट इज हेल्ड समथिंग इन रिग्रेट. रू एक और वर्ड यूज होता है दैट इज यूज फॉर प्लांट. एक प्लांट का नाम है रू. और ये जो रू है, रू मेडिकल पर्पस के लिए भी यूज होता है. तो हेमलॉक ट्री एक पॉइजनस ट्री है और रू एक मेडिकल
ट्रीटमेंट के लिए यूज करने वाला प्लांट है। तो पॉइजन का इफेक्ट कौन क्योर कर देता है? ये जो रयू है ये क्योर कर देता है, मतलब नेगेटिविटी को रयू है क्लियर कर देता है, ठीक कर देता है, क्योर कर देता है, हटा देता है। तो ये एक सिचुएशन है जो कि दिखता कुछ और है और मीनिंग कुछ और भी हो सकता है। तो देयर इज अ बिट ऑफ आयरनी इन दिस poem, and with this we have completed the poem. I hope you liked it.